हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम सोशल स्टडीज़ का पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। जो लास्ट क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किया था वो 8 फरवरी 2026 का था, ये 7 फरवरी 2026 का। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। ये 2 पार्ट में होगा। टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं सोशल साइंस में। तो फर्स्ट 30 क्वेश्चन हम पार्ट 1 में करेंगे, देन नेक्स्ट 30 क्वेश्चन हम पार्ट 2 में करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। पहला क्वेश्चन है कि अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मेनू स्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड एंड टुडे ऑल नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव देम टू कीप ऑल देयर ओल्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजेक्शन्स इज कॉल्ड। वह स्थान जहाँ दस्तावेज और पांडुलिपियाँ भंडारित की जाती हैं तथा वर्तमान में सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के पास ये है, जहाँ वे अपने सभी प्राचीन कार्यालयी अभिलेख और कार्य विवरण रखते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अभिलेखागार या फिर अर्चीव कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू तमिल रीजन इज रॉन्ग। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि रॉन्ग है? आपको ध्यान रखना है, क्या देना है, गलत है तमिल रीजन के बारे में। पहला ऑप्शन बोल रहा है सगम कविताएं मूवेंदर का उल्लेख करती हैं, तो ये तो सही है। नेक्स्ट है, मूवेंदर तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है 3 मुखिया, और यह शब्द शासन करने वाले 3 परिवारों के मुखियाओं के लिए प्रयुक्त होता है, ये भी सही है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, शासन करने वाले 3 परिवार थे चोल, चेर और पांड्य, ये भी सही है कि चोलास, चेरास और पांड्यास 3 फैमिलीज थी जो रूल करती थी। नेक्स्ट है, तीनों मुखियों में प्रत्येक के पास सत्ता के 3 केंद्र थे, तो यही गलत हो जाएगा क्योंकि ऐसा कुछ भी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है कि 3 केंद्र थे, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द रॉन्ग, और चूंकि रॉन्ग है इसीलिए वो हमारा आंसर है क्योंकि हमसे गलत पूछा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 4 रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन है, द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड रिलीजन मे बी अ बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन मतलब झगड़े की वजह इन टूडेज इंडियन पॉलिटी, बट हिस्ट्री प्रेजेंट्स वर्केबल सॉल्यूशंस। तो राज्य और धर्म के मध्य संबंध वर्तमान समय में भारतीय राजनीति में वायुद्ध का आधार हो सकता है, पर इतिहास व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करता है कि, लेकिन हिस्ट्री में दिखाया गया है कि ये वर्केबल है, मतलब हम इसमें समाधान कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सा जो कथन है वो जो कारण दिए हुए हैं इस कथन का हो सकता है, हमें बताना है कौन सा कारण सही है, रीजन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, मंदिर प्रायः आर्थिक व्यवस्था और समाज के लिए केंद्रित थे। तो ये तो सही बात है ना कि मंदिर होते ही हैं। अब देखिए आर्थिक व्यवस्था, क्योंकि वहाँ पे मंदिरों में हम देखते हैं चढ़ावा बहुत ज़्यादा आता है, तो आर्थिक व्यवस्था के लिए भी वहाँ से धन आता है, और समाज के लिए तो कल्चरल पॉइंट होते ही है, लोग गैदर करते हैं ना, सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर नेक्स्ट है, रामदासपुर का नगर हरमंदर साहिब नामक केंद्रीय गुरुद्वारा के आसपास विकसित किया गया, ये भी ऑप्शन सही है। सूफी मुस्लिम रहस्यवादी थे जिन्होंने बाह्य धार्मिकता का तिरस्कार किया और सभी मानवों के लिए करुणा पर बल दिया। तो सूफी लोग कौन से होते हैं? जो मुस्लिम कट्टरपंथी हैं उस पर नहीं बिलीव करते हैं, वो सभी मानवों के कल्याण, उनके प्रति करुणा का पर जोर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। नेक्स्ट है, इतिहास विभिन्न राज्यों और धर्मों के मध्य युद्धों के बारे में बोल रहा है। तो देखो ये इससे ये नहीं जस्टिफाई कर रहा है ना, व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत ये नहीं कर रहा है, इसमें सिर्फ लड़ाई की बात हुई है, तो हिस्ट्री सिर्फ लड़ाई के बारे में तो नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज सही कि केवल ABC करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनयूजुअल फॉर द 12th century कुल्हाना used a variety of sources unlike the writers of Prasis. He was often critical about rulers and their practices. His sources include। तो 12वीं शताब्दी के लिए असामान्य कलहण के विविध प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्ति के लेखकों के असमान वह शासकों और उनकी कार्य नीतियों के बारे में अक्सर आलोचना करता था, उनके स्रोतों में शामिल है। तो इसमें से कौन सा जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में इंक्लूडेड है? पहले में क्या लिखा हुआ है, प्रारंभिक इतिहास, अर्ली हिस्ट्री,
नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रारंभिक इतिहास, चश्मदीद विवरण, दस्तावेज और सीखा लेख। यहाँ पे क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्रारंभिक हिस्ट्री लिखा हुआ था, जबकि ये चारों चीजें इंक्लूडेड हैं, अर्ली स्टोरीज, आई विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स और इंस्क्रिप्शंस। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू विथ रिगार्ड टू द मराठास। तो मराठा के लिए इनमें से कौन से कथन सही हैं? फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, शिवाजी carved out a stable kingdom with the support of powerful warrior families। तो शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से स्थिर राज्य का गठन किया, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, शक्तिशाली योद्धा परिवारों को देशमुख कहा जाता था, ये भी सही है। एक स्थान पर स्थिर न रहने वाले कृषक पशुचारी मराठा सेना की रीढ़ थे, ये भी सही है। नेक्स्ट है, एक स्थान पर स्थिर न रहने वाले कृषक पशुचारी कुनवी कहलाते थे, ये क्या है, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो कृषक थे वो एक स्थान पर स्थिर न रहने वाले नहीं थे, वो पेजेंट कल्टीवेटर को कुनवीज कहा जाता था ना, तो दिस इज रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्या है, डी क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोरिकल क्लेम द Ahom built a large state. Choose the appropriate evidence for the above claim। तो ऐतिहासिक दावा जो था, अहोम एक बहुत बड़ा राज्य बनाया, उपयुक्त दावे के लिए उपयुक्त साक्ष्यों का चयन कीजिए। पहला क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन, अहोम ने बड़ा राज्य बनाने के लिए अग्नि शास्त्रों का प्रयोग किया, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट है, अहोम ने उच्च गुणवत्ता वाले बारूद और तोपें बनाई, ये भी सही है। अहोम राज्य बाध्य श्रमिकों पर निर्भर था, दिस इज ऑल्सो ट्रू। फिर है, 1962 में अहोम ने मुगलों को हराया, ये गलत है। कब हराया था, 1662 में नहीं, 1667 में हराया था। कब हराया था, 1667 में। तो डी गलत है, बाकी के 3 सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग ऑन पीजेंट रिवोल्ट। तो कौन सा कृषक क्रांतिकारियों पर निम्नलिखित की वैधता का उल्लेख कीजिए। कथन क्या लिखा हुआ है, वे जो उत्पीड़ित किए जाते हैं हमेशा विद्रोही के रूप में आगे नहीं आते, वे ऐसा केवल किसी एक समय में करते हैं। तो जो कृषक क्रांति होती है, तो मतलब ये बोलना चाह रहा है कि हमेशा जो उत्पीड़न होता है कृषकों का, किसानों का, वो हमेशा क्रांति नहीं करते हैं, वो कभी कभार ही ऐसे समय आते हैं जब वो विद्रोही बन के सामने आते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। हम देखते हैं अपने आसपास कि हमेशा कृषक विद्रोही नहीं बनते हैं। नेक्स्ट कारण क्या है कि 1859 में नील के किसानों ने महसूस किया कि उन्हें रोकने वालों के विरुद्ध स्थानीय जमींदारों का समर्थन प्राप्त है। तो ये कारण क्या है, सही है। फिर नेक्स्ट है, परिणाम क्या हुआ, महिलाएं बर्तनों, पतीलों और रसोई के अन्य उपकरणों के साथ युद्ध के लिए आई, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अभिकथन, कारण और परिणाम सभी वैध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर सम फैक्ट्स रिलेटेड टू कंपनी पॉलिसीज ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। तो हमें बताना है कि 18वीं शताब्दी के द्वितीय अर्ध के दौरान कंपनी की नीतियों से संबंधित कुछ तथ्य दिए हुए हैं, हमें इन्हें क्रम से लगाना है कि जब वो घटित हुए हैं तब हमें घटनाबद्ध क्रम में लिखना है। पहले में क्या लिखा हुआ है, कारीगरों ने गांवों से पलायन शुरू कर दिया। बी में है, कंपनी ने भारत में स्वर्ण व चांदी से माल खरीदा। सी में है, बंगाल में इकट्ठे किए गए राजस्व से माल की खरीदारी को वित्त दिया जा सका। और 4th में है कि कंपनी दीवान बन गई। तो इसका जो सही क्रम है वो क्या हो जाएगा कि पहले कंपनी ने भारत में स्वर्ण चांदी से माल खरीदा। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बनकर आई थी, वो व्यापारी बनकर आई थी, तो पहले उन्होंने माल खरीदा।
फिर जब माल खरीदने के बाद वो कंपनी क्या बनी, दीवान बन गई। उसके बाद बंगाल में इकट्ठे किए गए राजस्व से माल की खरीदारी को वित्त दिया गया जा सका कि द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस परचेज ऑफ गुड, जिससे रेवेन्यू इकट्ठा हुआ उससे वो और ज़्यादा गुड की परचेज करने वाले लगे। फिर क्या हुआ, कारीगरों ने गांवों से पलायन शुरू किया। फिर कारीगर गांव से पलायन करने लगे क्योंकि उनके ऊपर फिर टैक्स लगाया जाने लगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट्स वाज और वर डायरेक्ट आउटकम और आउटकम्स ऑफ द वुड्स डिस्पैच। इनमें से कौन से वुड्स डिस्पैच के प्रत्यक्ष परिणाम थे या फिर थे। तो फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, प्रांतीय स्तर पर सरकारी शिक्षा विभागों की स्थापना। तो सबसे पहले शिक्षा विभागों की स्थापना की गई। फिर क्या है, शिक्षा का केंद्रीकरण गवर्नर जनरल के अधीन हुआ। ये ऑप्शन नंबर 1 तो सही है। फिर शिक्षा का केंद्रीकरण गवर्नर जनरल के अधीन हुआ, ये क्या है, गलत है। फिर विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली की स्थापना के लिए कदम उठाए गए, ये सही है कि बहुत सारे चेंजेस लाए गए, कदम उठाए गए। भारतीय सिविल सेवा कॉलेजों की स्थापना इंग्लैंड में हुई, ये क्या है, गलत है। तो इसमें से कौन से उपर्युक्त में से दो सही हैं और 2 गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who amongst the following argued that before Aryan rule there existed a golden age when warrior peasants tilled the land and ruled the Maratha countryside in just and fair ways। तो निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि आर्य शासन से पहले स्वर्ण युग का अस्तित्व था, जब योद्धा किसान भूमि जोतते थे और मराठा देहात में न्याय संगत तरीके से शासन करते थे। तो इसका सही आंसर क्या है, ज्योतिराव फुले। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन नॉन ब्राह्मण मूवमेंट। तो जो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट हुआ था उसके बारे में हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए है, आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों के द्वारा किया गया जिनको शिक्षा की पहुंच थी। तो द मूवमेंट came from non-Brahmin caste that had acquired access to education। तो दिस इज क्या है, ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है कि वो किन लोगों के द्वारा की गई थी, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, जिनको एक्सेस था, तो वही फिर तो जाकर रिवॉल्ट करते हैं ना, जिन्हें समझ होती है क्या सही है क्या गलत है। जिनको एजुकेशन ही नहीं मिली थी तो उन्हें एजुकेशन का मतलब ही नहीं पता था, तो रिवॉल्ट क्यों करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। फिर है, द मूवमेंट argued that the Aryans were the indigenous races। नहीं, मूवमेंट क्या बोल रहा था कि जो आर्यन थे, आर्य समाज था, वो फॉरेनर था, इन्वेडर्स थे, वो आके यहाँ पे बस गए थे और जो उनके इंडिजीनियस पीपल थे उन्हीं के विरुद्ध हो गए थे, तो उनका शोषण कर रहे थे। तो ये गलत है। नेक्स्ट है, द मूवमेंट केम फ्रॉम नॉन ब्राह्मण कास्ट विथ वेल्थ एंड इन्फ्लुएंस। तो आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जो धनी और प्रभुत्वशाली थे। ये भी बिल्कुल सही है कि ऐसे जो गैर ब्राह्मण समाज के लोग थे, जो कि जाति थी, जो कि धनी थी, तो उन्होंने सपोर्ट किया, ये वहां से आया। तो ए और सी आर वैलिड और बी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल insecurities in any society result from a sense of alienation। In this context the Indian nationalist movement was a movement। तो हमें इनमें से ऑप्शन में बताना है कौन सा सही है। किसी भी समाज में सामाजिक असुरक्षाएं विसंबंधन के भाव का परिणाम होती हैं। विसंबंधन मतलब कि एलिनेटेड फील करना, मतलब आपको लगे कि आप वहाँ बिलोंग नहीं करते हो, आपका कोई रिलेशन नहीं है। इस संदर्भ में भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन एक आंदोलन था, सरकार की संरचना के ऊपर लोगों की प्रभुत्व को मान्यता देने वाला, ये सही है। वर्ग रंग भाषा के अंतर को दूर करना, ये भी उसका था। सरकार को ईश्वर नहीं मान रहा था सरकार को, सरकार से अपने अधिकारों के लिए था। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट कि ए और बी दोनों क्या है, सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन मद्रास चेन्नई इन 1864। इट वर्कड टू अबॉलिश कास्ट डिस्टिंक्शंस एंड प्रमोट विडो
remarriage and women's education. It condemned the superstitions and rituals of Orthodox Hinduism. Identify and the associated movement organization. तो यह 1864 में मद्रास में स्थापित हुआ था, जिसका उद्देश्य जाति भेदभाव को समाप्त करना, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। इसने रूढ़िवादी हिंदू धर्म के अंधविश्वासों और रीति रिवाजों की निंदा की। इस आंदोलन या फिर संस्था की पहचान कीजिए। क्या था? वेद समाज। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस व्हाई डिड द डिमांड फॉर लिंग्विस्टिक स्टेट इंटेंसिफाई? लिंग्विस्टिक स्टेट मतलब कि भाषा के आधार पर देश। जैसे आप भारत में देखोगे तो जैसे पश्चिम बंगाल हो गई, क्यों नाम है उसका? क्योंकि बंगाली वहाँ की मातृभाषा है। महाराष्ट्र हो गया जहाँ पे मराठी बोली जाती है। ऐसे गुजरात हो गया, गुजराती भाषा। तो भाषा के आधार पर जो राज्य बने उनको लिंग्विस्टिक स्टेट्स बोला जाता है। तो स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग में तीव्रता आई। ऐसा क्यों हुआ? कौन से कारण? ऑप्शन हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है, इन द 1920s द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड प्रॉमिस्ड that after independence each major linguistic group would have its own province। क्योंकि 1920 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या प्रॉमिस किया था कि जब इंडिपेंडेंस हो जाएगी तो हर एक लैंग्वेज मतलब हर एक भाषा ग्रुप का एक खुद का ओन प्रोविनेंस, खुद की महत्ता होगी, खुद का शासन होगा, अपना प्रांत होगा। ये सही है। नेक्स्ट है, आफ्टर इंडिपेंडेंस द कांग्रेस डिड नॉट टेक एनी स्टेप्स टू ऑनर इट्स प्रॉमिस ऑफ मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप हैविंग इट्स ओन प्रोविंस। तो लेकिन जब इंडिपेंडेंस हो गई स्वतंत्रता के बाद, तो कांग्रेस ने कोई स्टेप ही नहीं उठाया। जो उसने प्रॉमिस किया था कि वो सबको अपना अपना प्रोविंस देगी, तो प्रोविंस देगी या फिर अपना अपना प्रांत देगी, तो इसके लिए उसने कोई कदम नहीं उठाया। तो ये भी रीज़न था। फिर नहीं, बी था, सॉरी, डी में मैंने टिक कर दिया। सी में क्या लिखा हुआ है? द कन्नड़ा तेलुगु स्पीकर्स हैड लुक्ड फॉरवर्ड टू हैविंग देयर ओन स्टेट। द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेस्ट केम फ्रॉम तमिल स्पीकर्स ऑफ द तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट्स। तो वो तमिल स्पीकर से नहीं आया था, वो तेलुगु स्पीकर से हुआ था। आपने सुना होगा कि पट्टी श्री रामुल्लू नाम, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो उन्होंने भूख हड़ताल की थी, जिनमें उनकी जान भी चली गई थी मद्रास प्रोविंस से अलग करने के लिए। तो ये तेलुगु स्पीकर्स थे, ना कि तमिल स्पीकर। तो इसलिए ये क्या हुआ? गलत हुआ। नेक्स्ट है, नेहरू एंड पटेल वर अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ लैंग्वेज। वो अगेंस्ट थे ऐसा कुछ नहीं, अगर अगेंस्ट होते तो क्यों होता है ना। तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर कि ए और बी दोनों क्या हैं? सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अबाउट हाउ मेनी डेज डज द मून मूव अराउंड द अर्थ। तो कितने दिन में मून जो है अर्थ की चक्कर लगा लेता है? तो 27 डेज। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी। तो हमें कॉलम ए को क्या करना है? कॉलम बी से मैच करना है। तो कर्क रेखा, फिर है मकर रेखा, फिर है उत्तर ध्रुव व्रत, अब दक्षिण ध्रुव व्रत। तो अब हमें क्या बताना है कि देखो, अगर आपको मान लो सारे आने की जरूरत नहीं है, अगर आपको सारे नहीं भी आते हैं, तो अगर आपको इनमें से कोई एक आता है, आप बस उसी को पकड़ लो। जैसे मुझे ये पता है कि जो मकर रेखा है वो 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है ना। तो हमें पता है कि बी का फर्स्ट होगा। तब देखो बी का फर्स्ट किसमें? इसमें है? नहीं है। इसमें है? नहीं है। इसमें भी नहीं, बस इसमें है। तो बाकी सब आपको आता है कि नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक का आता है, टिक लगाकर आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द अर्थ। इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो अर्थ के लिए करेक्ट नहीं है? मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, तब तक आप क्वेश्चन को रीड करो। चलिए, आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। तो कौन सा अर्थ के बारे में सही नहीं है? फर्स्ट क्या है? सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। बिल्कुल सही है कि अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट। फिर नेक्स्ट है, आकार में पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ये भी सही है। 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है अर्थ, राइट। फिर नेक्स्ट है, पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना घूर्णन कहलाता है। नहीं, ये गलत है। उसे
रोटेशन किसे कहा जाता है? रोटेशन इज द मूवमेंट जो अर्थ जो है वो अपनी ही धुरी में घूमती है, जब वो खुद की धुरी में घूमती है उसको रोटेशन कहा जाता है। सूर्य के चारों तरफ जब घूमेगी उसे क्या बोला जाएगा? उसे उसका परिक्रमण कहा जाएगा हिंदी में। इंग्लिश में रिवोल्यूशन बोलते हैं ना कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, रिवोल्यूशन उसको बोला जाता है, ना कि रोटेशन बोला जाता है। तो ये गलत हो गया, तो हमें गलत बताना था। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। जो गलत है वही आंसर है क्योंकि गलत ही पूछा हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग। इस स्टेटमेंट के बारे में है। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? एट एनी प्लेस अ वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock व्हेन द सन इज एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई व्हेन इट इज मिड डे। ये भी सही है कि जब घड़ी में 12 बजे होते हैं तो सन अपने पीक में होता है ना। फिर स्टेटमेंट बी क्या है? द टाइम सोन बाई सच अ वॉच विल गिव द लोकल टाइम। हाँ, कि अगर ऐसा है तो आपको लोकल टाइम में पता चल जाएगा ना कि 12 o'clock है, मिड नून है। तो ये भी सही है, तो दोनों कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड बाई। तो जो परितंत्र का निर्माण होता है कैसे होता है? इकोसिस्टम क्या है? तो इकोसिस्टम कुछ बस एक रिलेशनशिप है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में। उसमें लिविंग बीइंग है, चाहे वो प्लांट्स हो जाए, ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, कुछ भी हो, लिविंग बीइंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके और उनके जो एटमॉस्फेयर है, सराउंडिंग है, उसके बीच में एक रिलेशनशिप है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट कि जीव जंतुओं एवं उनके आसपास के पर्यावरण के बीच परस्पर संबंध को ही क्या बोला जाता है? इकोसिस्टम बोला जाता है, परितंत्र बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द स्टेटमेंट ए एंड बी केयरफुली। नेक्स्ट, ए में क्या लिखा हुआ है? ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद द एनवायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। तो जो मानव है वो अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। बिल्कुल सही है कि इंटरैक्शन होता है और फिर मॉडिफाई चेंज करता है। जैसे आप अगर एसी लगा के गर्मी में रूम में सो रहे हो तो ये क्या है? आपने चेंजेस किए हैं ना, गर्मी थी तो उसको आपने कूलनेस में कन्वर्ट करा है, तो ये चेंजेस हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, कथन ए जो है वो सही है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। ये भी सही है कि नेचर और ह्यूमन के बीच में बैलेंस होना चाहिए। अगर बैलेंस बिगड़ेगा तो प्रॉब्लम आती है। जैसे आज प्रदूषण इतना क्यों है? क्योंकि ह्यूमन एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है नेचर का। तो अगर बैलेंस नहीं है तो दैट इज अ प्रॉब्लम। तो ये भी सही है। तो बोथ ए एंड बी सही है, लेकिन क्या ये उसको एक्सप्लेन कर रहा है? पारस्परिक क्रिया करता है, उसमें चेंजेस करता है, क्या ये उसको एक्सप्लेन कर रहा है? कथन को क्या रीजन एक्सप्लेन कर रहा है? तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये दोनों ए और बी सही है, लेकिन बी ए की व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज टूरिज्म अ मेजर एक्टिविटी इन लद्दाख द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। तो भारत के ठंडे रेगिस्तान लद्दाख में मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन ही क्यों है? वहाँ पे जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वही सबसे ज़्यादा क्यों पॉपुलर है? क्यों टूरिज्म ही मेजर एक्टिविटी है लद्दाख में? गोम्पा दर्शन, ये बिल्कुल सही है कि बुद्धिज्म का एक रिलीजियस आप बोल सकते हो स्पॉट है ना। तो बुद्धिस्ट पीपल वहाँ पे देश से भी और विदेश से भी जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? घास के मैदानों व हिमनदों की सैर, ये भी सही है कि ट्रेकिंग टू सी मीडोज एंड ग्लेशियर्स, ट्रेक करने लोग जाते हैं। फिर है विटनेसिंग सेरेमनीज एंड फेस्टिविटीज, ये भी सही है कि उत्सवों और अनुष्ठानों को देखना, डिफरेंट रीजन को देखना। फिर इट इज अ फ्लैट प्लेन एरिया, तो ये फ्लैट प्लेन एरिया नहीं है, सपाट मैदान नहीं है ना, तो हिली स्टेट है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। तो ए बी सी किसमें? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। तो अगर सबसे ज्यादा बोला है तो हाइड्रोजन हो जाएगा, बट क्या पूछा है? यहाँ पे सेकेंड पूछा हुआ है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। सबसे ज्यादा नहीं पूछा है, सेकेंड दूसरी गैस बोला है। अगर फर्स्ट पूछा होता तो क्या होता? नाइट्रोजन। उसका मेरे मुंह से गलती से हाइड्रोजन निकला, नाइट्रोजन होता है उसका आंसर। क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में कितनी परसेंट होती है? लगभग 78% के अराउंड होती है। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ये अराउंड 21% की होती है।
तो सेकेंड मोस्ट प्लेंटी किस में कौन सी होती है? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दूसरी सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है एटमॉस्फेयर में? ऑक्सीजन। और फर्स्ट में नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 4 स्टेटमेंट्स। तो 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमें बताना है चूज द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट एयर प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो एयर प्रेशर और टेम्परेचर के लिए कौन सा सही है? हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ क्लीन सनी स्काईज, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कि अगर हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर है, दैट मीन्स क्लियर सनी होगा, स्काई होगी, है ना, क्लियर स्काई। फिर एयर प्रेशर इज नॉट इन्फ्लुएंस बाय टेम्परेचर, दिस इज रॉन्ग। टेम्परेचर के द्वारा एयर प्रेशर जो होता है वो इन्फ्लुएंस होता है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ क्लाउडी स्काई। देखो जस्ट अपोजिट लिखा हुआ कि हाई प्रेशर होगा तो क्लीन स्काई होगा ऑफ कोर्स, और अगर लो प्रेशर हुआ तो क्लाउडी स्काई होगा, जस्ट अपोजिट। फिर ये सही है, फर्स्ट भी सही था। एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो जो हवा होती है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है, ये भी सही है। तो सी गलत है और ए बी डी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द, सॉरी बी गलत था ना, बी गलत था, माफ कीजिएगा, बी गलत था और ए सी डी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी कथन दिए हुए हैं। इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स हैव बीन यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट सिंस अर्ली डेज। तो अंतर्देशीय जलमार्गों और समुद्री मार्गों का उपयोग परिवहन के लिए प्राचीन काल से किया जाता रहा है, ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट बी क्या बोल रही है? अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन होता है, ये भी बिल्कुल सही है। आप देखते हो कि जब कितने बड़े बड़े जो टैंक्स हैं जो हम बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया में, वो सब जल मार्ग के थ्रू ही तो आते हैं, समुद्रों में से तो आते हैं, है ना। तो ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है? ट्रू है। ए और बी बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, many species of plants and animals have become vulnerable or endangered and some are on the verge of extinction. Choose the reason from the following. तो पौधों एवं जंतुओं की बहुत सी प्रजातियां असुरक्षित अथवा संकटपन्न हो गई हैं और कुछ लुप्त होने की कगार पर हैं। इनमें से निम्नलिखित में से कारण हमें बताना है, रीजन। कि बहुत सारी स्पेसीज है जो चाहे प्लांट्स की हो, एनिमल्स की हो, वो एक्सटिंक्शन के इंडेंजर्ड हो गई है, मतलब अब वो विलुप्त हो चुकी है, फिर विलुप्त होने की कगार पर है। तो उनमें से क्या कारण है? अफॉरेस्टेशन, ये देखने में आपको नेगेटिव वर्ड लगेगा, लेकिन ये क्या है? वन रोपण, भी पॉजिटिव वर्ड है, इसका मतलब पेड़ पौधे लगाना, ठीक है। फिर है, तो ये सही है। तो रीजन क्या था? नहीं, इसको हम क्रॉस कर देते हैं कि इसके कारण नहीं होता है, हमें कारण बताना है ना। तो फॉरेस्टेशन से तो क्या होगा कि वन संपदा, जंगल जो है और ज्यादा वृक्षारोपण करने से वो फलेंगे फूलेंगे, है ना, उन इंडेंजर नहीं होंगे, ये नहीं है। फिर है लैंड स्लाइड, ये सही है कि भूस्खलन से क्या होता है? वो इंडेंजर्ड होते हैं। फिर है कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, जो निर्माण कार्य होता है उसके कारण प्रदूषण होता है, उसके कारण उनकी जाने जाती हैं। पोचिंग ऑफ एनिमल्स, जीव जंतुओं का अनाधिकार शिकार, ये भी सही है। तो ए जिसमें है उसको काट दो, बाकी बी सी डी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी केयरफुली। आप देख रहे हो कि स्टेटमेंट बेस्ड कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब वो जनरल पूछ रहा है, सिंपल क्वेश्चंस उनको भी स्टेटमेंट बेस पे पूछ रहा है। ए पे क्या लिखा हुआ है? पोटेंशियल रिसोर्सेस आर दोज रिसोर्सेस हुज एंटायर क्वांटिटी मे नॉट बी नोन। तो जो पोटेंशियल रिसोर्स हैं, संभाव्य संसाधन, वे संसाधन है जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती। ये बिल्कुल सही है, परिभाषा है पोटेंशियल रिसोर्स की, कि ऐसे रिसोर्स, संसाधन जिनकी मात्रा हमें नहीं पता है वो कितनी है और वो हम नहीं जान सकते। इस समय इन संसाधनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, तो द रिसोर्सेस आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट। तो उनके फुल पोटेंशियल में हम क्या कर रहे हैं?
उनका यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ट्रू हैं, ए सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। देखिए फिर से मैचिंग आ गई है, तो मैचिंग में आपको क्या ध्यान देना है कि अगर सारे चारों मैचिंग नहीं भी पता है, इसमें से कुछ पता होगा आपको। जैसे मुझे पता है कि फिशिकल्चर मतलब क्या होता है, ब्रीडिंग ऑफ फिश। जहां भी PIS से शुरू हो ना, तो आपको समझ जाना है कि वहां से कुछ ना कुछ फिश से रिलेटेड है, मत्स्य पालन से। तो फिशिकल्चर मतलब मत्स्य पालन। तो हमें पता है बी थर्ड सही है, तो अब बी देखो इसमें सेकंड है, इसको काट दो। बी फर्स्ट है, काट दो। बी फोर्थ है, काट दो। बी थर्ड, दिस इज योर आंसर। टिक करो और आगे जाओ, क्योंकि और दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो अब बाकी भी आपको मिला लेना है। तो ए सेरिकल्चर मतलब रेशम की कीटों का वाणिज्यिक पालन, ए का फोर्थ से। फिर है विटीकल्चर मतलब अंगूर की खेती। देन हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर मतलब वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना। और फिशिकल्चर मतलब हमें पता ही था, पिसिकल्चर मतलब मत्स्य पालन। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना में क्या शामिल नहीं है। तो अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें क्या क्या शामिल है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। जस्टिस मतलब न्याय, लिबर्टी मतलब फ्रीडम, इक्वालिटी मतलब समानता, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। तो यहाँ पे देखो लिबर्टी इंक्लूडेड है, फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम के लिए लिबर्टी वर्ड का यूज हुआ है। तो स्वतंत्रता नहीं है, बाकी ये सारे समानता, लिबर्टी, स्वाधीनता, न्याय है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन डज नॉट हैव रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन्स इज नोन एज। तो एक ऐसी स्थिति जहां एक व्यक्ति को वे संसाधन और अवसर प्राप्त नहीं है जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध है, उसे क्या बोला जाएगा। डाइवर्सिटी, इनइक्वालिटी, विभेदन या फिर अन्यता। तो उसे क्या बोला जाता है, उसे इनइक्वालिटी बोला जाएगा, कि मतलब इक्वालिटी नहीं है। अगर सबको समान अवसर प्राप्त होते हैं तो वो इक्वालिटी होती, समानता होती। तो असमानता क्या हो गई कि सबको बराबर संसाधन नहीं प्राप्त हुए हैं, अपॉर्चुनिटीज सबको बराबर नहीं मिली हुई हैं, किसी को कम है किसी को ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो लोकतांत्रिक सरकार की इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है। पहला क्या है, इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने में लोगों की अप्रत्यक्ष भागीदारी। तो ये सही है। जैसे अगर अभी हम नीट एग्जाम्पल लें, जो जस्ट अभी प्रोटेस्ट हुआ कॉकरोच जनता पार्टी के, उसमें जो सभी छात्रों ने, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, तो उन्होंने डायरेक्टली डिसीजन नहीं लिया, उन्होंने प्रधान को नहीं हटाया, लेकिन गवर्नमेंट ने हटाया, लेकिन उन्होंने खुद इस्तीफा दिया, लेकिन इनडायरेक्टली पीछे कौन था, पीपल। तो पीपल होती है डिसीजन मेकिंग में। तो ये सही है। हमें नॉट वाला आंसर देना है, ध्यान रखना है, क्या देना है, नॉट वाला आंसर, नहीं वाला। तो ये नहीं, जो गलत होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर हैज एब्सोल्युटली पावर, ये क्या है, ये गलत है, तो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें गलत वाला आंसर। तो प्राइम मिनिस्टर के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होती है। ठीक है। एक्सप्लेन एंड डिफेंड इट्स एक्शन टू द पीपल। तो ये भी क्या है, सही है, कि अपने लोगों से अपने कार्यों को समझाना और बचाव करना। अब जैसे फिर PM मोदी आए सामने और उन्होंने बोला, तो यही होता है गवर्नमेंट का काम। तो क्या नहीं था काम, बी। तुम्हारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। तो 2, ओनली बी गलत है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट के जो 61 से क्वेश्चन 90 तक होंगे, हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप स्टडिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।